मीडिया के मेरे बहनों और भाइयों, आप सभी जानते हैं कि गोवा भी मीडिया के मेरे बहनों और भाइयों, आप सभी जानते हैं कि गोवा राज्य का चुनाव 14 फरवरी को होने वाला है और आज उसी के सिलसिले में भारतीय जनता पार्टी की सूची जारी करने के लिए हम लोग आपके बीच उपस्थित हैं। हम सब ने और विशेष रूप से गोवा के लोगों ने देखा है कि पिछले 10 साल से गोवा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने स्थिरता और विकास इस मूल मंत्र को यथार्थ में लाया है। गोवा की पॉलिटिक्स में जो अनस्टेबिलिटी थी उसको बीजेपी ने समाप्त किया और गोवा को एक विकास के नए पथ पर भारतीय जनता पार्टी लेकर गई। गोवा का चेहरा बदलने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है। विशेष रूप से हमारे मनोहर पर्रिकर जी, उनसे लेकर तो अभी के हमारे मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत तक एक जनता में अच्छी छवि वाले मुख्यमंत्री ये भारतीय जनता पार्टी ने गोवा में लगातार दिए हैं। किंतु जहां एक और भारतीय जनता पार्टी गोवा के विकास के लिए संघर्ष कर रही है, वही अन्य दल ये केवल भारतीय जनता पार्टी के साथ संघर्ष कर रहे हैं। और अगर इन दलों का इतिहास हम देखें, कांग्रेस पार्टी जिसने कई सालों तक गोवा पर राज किया, आज भी उनका जो 2007 से 2012 का शासन अगर हम लोग देखते हैं तो दिगंबर कामत जी के नेतृत्व में उस समय की कांग्रेस ने जो गोवा को सरकार दी, गोवा के इतिहास में सबसे ज्यादा घपले घोटाले ये कांग्रेस की सरकार में देखे। एक दिन ऐसा नहीं जाता था कि जिस दिन गोवा में कोई मेजर स्कैम नहीं होता था और गोवा की छवि को कांग्रेस ने पूरी तरीके से धूमिल किया। इनको सत्ता मात्र इसलिए चाहिए भाई, हमारी आवाज कौन बंद कर सकता है यार। इन पार्टियों को, विशेष रूप से कांग्रेस को, इसलिए गोवा चाहिए कि फिर एक बार उनकी लूट की राजनीति वे शुरू कर पाए और गोवा को पैसे बनाने की मशीन के रूप में, फैक्ट्री के रूप में कांग्रेस पार्टी ये देखती है। और वैसे भी नेताओं का भी कांग्रेस से मोहभंग हो गया है, क्योंकि बड़े बड़े नेता कांग्रेस छोड़कर चले गए, कुछ इंडिपेंडेंट लड़ने की कोशिश कर रहे हैं और जनता का भी कांग्रेस से मोहभंग हो चुका है। इसलिए कांग्रेस कोई भी क्रेडिबिलिटी गोवा के मन में तैयार नहीं करती। अभी गोवा में तृणमूल कांग्रेस पार्टी भी आई है और उन्होंने एक गठबंधन भी तैयार किया है। वहां की जो महाराष्ट्रवादी गोमांतक पार्टी है एमजीपी, उसके साथ ये गठबंधन तैयार हुआ है। तृणमूल कांग्रेस के आने के बाद जिस प्रकार की राजनीति टीएमसी ने की, गोवा ने उस राजनीति को पहले ही नकार दिया। जो एग्रेशन उन्होंने दिखाया और जिस प्रकार से तृणमूल कांग्रेस ये सूटकेस लेकर आई और सूटकेस के भरोसे
पार्टी के एक्सपांशन का उन्होंने प्रयास किया, मानो गोवा एक मार्केट हो और वहां के नेता ये मार्केट में फॉर सेल हो, इस प्रकार का भाव जो तृणमूल कांग्रेस का दिखा। और फिर कांग्रेस के कई नेता, अलग अलग नेताओं को जिस प्रकार से उन्होंने लिया, और वहां की बातें अगर सुनी जाए तो लोग तो कहते खरीदा, पर ठीक है, मैं ये कहना नहीं चाहता हूं, लेकिन बावजूद उसके अब लोगों के मन में तृणमूल कांग्रेस कोई भी कॉन्फिडेंस इंस्पायर नहीं करती, क्योंकि उसका जो स्टैंड रहा है तृणमूल कांग्रेस का, लोग ये समझते हैं कि इनका स्टैंड ये एंटी हिंदू, एंटी नेशनल एंड एंटी डेमोक्रेटिक है। बंगाल के चुनाव के बाद जिस प्रकार का बर्ताव तृणमूल का रहा है, गोवा के लोग ये मानते हैं कि यह पार्टी गोवा के लिए सुटेबल पार्टी नहीं है। और दुर्दैव से गोवा की होम ग्रोन पार्टी जो है एमजीपी, इन्होंने उनके साथ अलायंस किया, और इस अलायंस के कारण एमजीपी के केडर में इतना असंतोष है कि उनके जो नेता चुनाव लड़ने वाले थे, ऐसे कई नेताओं ने मना कर दिया। कुछ नेता और कई कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के साथ आए, क्योंकि पूर्व में एमजीपी बीजेपी के साथ रही है। तो ये सारे के सारे नेता, ये जो टीएमसी का एक प्रकार का एंटी हिंदू स्टैंड है, एक प्रकार का एंटी डेमोक्रेटिक स्टैंड है, इसके चलते वो भारतीय जनता पार्टी में आए। और इसलिए ये जो अलायंस है, ये अलायंस भी कोई लोगों को बहुत इंस्पायर नहीं कर रहा है। तीसरी पार्टी यहां जो आई हुई है वो है आप ने हमेशा की तरह सुबह से लेकर शाम तक झूठ बोलना, और झूठ की बुनियाद पर यह पार्टी खड़ी है। और वही काम उन्होंने गोवा में भी करके देखा, पिछले चुनाव में भी किया, लेकिन पिछले चुनाव में भी लोगों ने उनको गोवा में नकारा, और इस चुनाव में भी गोवा में उनको निश्चित रूप से नकारा जाएगा, क्योंकि दिल्ली में आप जो गोवा में या बाकी जगह जाकर वो शोकेस करते हैं, उसकी दिल्ली में परिस्थिति क्या है ये लोगों ने देखा है। जगमगाती बिजली का नारा आप पार्टी ने दिया था, और जैसे ही अभी बीच में केजरीवाल जी ने कहा कि हम मुफ्त बिजली दे रहे हैं, पूरा सोशल मीडिया उनके ऊपर टूट पड़ा कि भले मुफ्त मत दीजिए पर हमको बिजली दीजिए, क्योंकि इतने बार पावर कट होता है। और लोगों ने एक प्रकार से उसका मखौल बनाया, और लोगों ने यह भी कहा कि गलती से 200 के ऊपर 201 यूनिट हो गया तो पूरा बिल देना पड़ता है, कोई सब्सिडी मिलती नहीं है। और ये सारी चीजें लोगों के सामने है। दिल्ली में वाटर सप्लाई के संदर्भ में भी उन्होंने जो एक आश्वासन दिया था, अंत में मोदी जी की सरकार की योजना हर घर नल, उस योजना के माध्यम से आज यहां पर सारा काम जो है वो काम हो रहा है और लोगों के घर में जल पहुंच रहा है। ये कोई केजरीवाल जी की सरकार इसमें कोई बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन नहीं कर रही है। इतना ही नहीं, तो जिन मोहल्ला क्लिनिक के बारे में इतनी हाइप तैयार की गई थी, एक तो जो उन्होंने खुद टारगेट कहा था 750 का, करीब 430-440 मोहल्ला क्लिनिक तैयार हो पाए। उसमें से भी मार्च 2020 में 200 मोहल्ला क्लिनिक बंद थे। और इतना ही नहीं, तो लोगों के भी ये ध्यान में आया कि जब कोरोना जैसी आपत्ति आती है तो मोहल्ला क्लिनिक किसी काम के नहीं है, वहां पर कोई भी मर्स की उस दवा नहीं है या कोई भी वहां पर इलाज मिलता नहीं है। तो कुल मिलाकर अगर हम देखें तो आप पार्टी ये गोवा में भी आकर अलग अलग प्रकार के आश्वासन दे रही है, लेकिन लोगों को उनका भी सत्य पता है। तो मुझे लगता नहीं है कि आपके बारे में भी लोगों के मन में कोई विश्वास है। भारतीय जनता पार्टी ने गोवा में स्टेबिलिटी दी है, स्थिरता दी है, और एक स्वर्णिम गोवा का एक सपना जो हमारे मनोहर पर्रिकर जी ने देखा था, उसको पूर्ण करने का काम आज भारतीय जनता पार्टी
वहां पर कर रही है। सोशल सिक्योरिटी के माध्यम से अलग अलग स्कीम्स जो आज आप जैसी पार्टी दिल्ली में अनाउंस करती है, 2002 की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने इसमें से कई स्कीम्स लागू कर दी है। तब से लेकर ये स्कीम्स वहां पर चल रही है। फिर 2012 में हमने उन स्कीम्स को और अच्छा किया है। और देखिए, अगर हम ये देखें तो 2012 में जब हम सत्ता में आए गोवा में, तो उस समय सोशल सिक्योरिटी पर गोवा सरकार का स्पेंडिंग था 191 करोड़ 191 करोड़, और आज गोवा में 903 करोड़ रुपया हम लोग स्पेंड करते हैं। मतलब हम 6 से गुना से ज्यादा पैसा आज गोवा में सोशल सिक्योरिटी पर स्पेंड करते हैं। जो दयानंद सोशल सिक्योरिटी योजना गोवा सरकार की है, देश की सबसे पहली योजना है, जिसमें करीब 1.37 लाख लोगों को 2000 रुपया पर मंथ ये वहां पर दिया जाता है, और जो हमारी विधवाएं हैं उनको 2500 रुपया पर मंथ ये दिया जाता है। ये बाकी पार्टी आकर आज अनाउंस कर रही है, लेकिन गोवा में ये ऑलरेडी जिस समय मनोहर पर्रिकर जी थे उस समय से लगातार हम लोग उसको दे रहे हैं। उसके बाद दीनदयाल स्वास्थ्य सेवा योजना भी गोवा में लागू है, जिसमें 4 लाख तक हमारे जो गोवा के नागरिक है उनको सारे प्रकार के जो हेल्थ केयर फैसिलिटीज है वो उनको मुफ्त मिलती है। और ये भी लागू करने वाला गोवा ये बहुत पहला राज्य रहा है जो बीजेपी की सरकार ने यहां पर किया है। इतना ही नहीं, तो अगर हम बाकी भी चीजें देखें तो वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट ये जो विषय है, 2012 में इसका गोवा का स्पेंडिंग था मात्र 54 करोड़, जो आज 549 करोड़ तक हम लेकर गए। मतलब 10 गुना ये वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट का एक्सपेंडिचर ये पिछले 10 सालों में बीजेपी की सरकार ने बढ़ाया है। गृह आधार योजना जो है, इसमें भी करीब 1.22 लाख विमेन को 1500 रुपया पर मंथ ये दिया जाता है, और 1609 करोड़ रुपए इसके ऊपर बीजेपी की सरकार ने खर्चा किया है। लाडली लक्ष्मी स्कीम में 1 लाख रुपया जो बच्चियों को 18 साल की होती है उनको दिया जाता है, और इसमें भी करीब 72,943 बच्चियों को इसका फायदा मिला है। और मैं ये बता दूं कि चूंकि ये आंकड़े गोवा की पॉपुलेशन के अनुपात में ये बहुत बड़े आंकड़े हैं। अगर हम एजुकेशन की भी बात करें तो गोवा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 21 नए कॉलेजेस शुरू किए हैं। जब हम सरकार में आए तो 49 कॉलेजेस थे, अभी 70 कॉलेजेस ये गोवा में शुरू हुए। उसके साथ साथ स्कूल टीचर जो है ये अभी 94% जगह भरी हुई है, जो देश में सबसे ज्यादा है। इतना ही नहीं, तो पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप और ये सारी चीजों पर करीब हम लोग देखें तो 2066 करोड़ रुपया ये गोवा की सरकार ने दिया है। गोवा एक जमाने में लॉ एंड ऑर्डर के लिए भी बदनाम हुआ था, लेकिन बीजेपी की सरकार में लॉ एंड ऑर्डर की एक भी गंभीर घटना गोवा में नहीं हुई है। और विशेष रूप से गोवा में पुलिस पर्सोनेल इनकी संख्या में एक गुणात्मक बदलाव बीजेपी ने किया। 2011-12 में 4,670 पुलिस पर्सोनेल होते थे, वो भी 7,900 यानी करीब 8,000 पुलिस पर्सोनेल अभी गोवा में है। और बजटरी एलोकेशन भी लॉ एंड ऑर्डर संभालने के लिए ये दुगना किया गया है। इतना ही नहीं, तो महिलाओं के लिए एक स्पेशल पिंक पुलिस फोर्स गोवा ने तैयार किया है, जो बहुत ही कारगर सिद्ध हुआ है। और इसके साथ साथ देश में सबसे ज्यादा क्राइम डिटेक्शन रेट ये गोवा का है, वो 93% है, और हीनियस क्राइम का 100% क्राइम डिटेक्शन रेट है, जो देश का सबसे बड़ा है। गोवा पुलिस को स्मार्ट पुलिसिंग अवार्ड 2 बार मिला है। उसके साथ साथ प्रेसिडेंट पुलिस मेडल 2021 का जो सबसे बड़ा सम्मान माना जाता है
वो मिला है। और कुल मिलाकर गोवा के लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन में एक गुणात्मक बदलाव बीजेपी की ओर से आया है। इसके साथ साथ हेल्थ केयर के सेक्टर में भी बहुत बड़े पैमाने पर निवेश बीजेपी ने किया है और करीब हमारी जो पीएचसी थी उनकी जो संख्या है वो 2.5 गुना बीजेपी की सरकार में बढ़ी है। और कॉटेज हॉस्पिटल से लेकर तो सुपर स्पेशलिटी विंग तक ये सारे नए चीजें ये बीजेपी ने की है। और साथ साथ 100% वैक्सीनेशन करने वाला पहला राज्य ये गोवा बना है। इसके साथ साथ जो हमारी डबल इंजन की सरकार है माननीय मोदी जी की और गोवा की सरकार, केंद्र सरकार ने गोवा को अभूतपूर्व अप्रत्याशित रूप से मदद की है। अगर हम देखें तो जिस समय कांग्रेस की सरकार केंद्र में थी उस समय गोवा को मिलता था, समझिए 2013-14 में केंद्र सरकार की ओर से 432 करोड़ और बीजेपी की सरकार ने, मोदी जी की सरकार ने दिया 2567 करोड़, यानी 4 गुना 5 गुना पैसा ज्यादा ये केंद्र सरकार ने गोवा को यहां पर दिया है। इसके साथ साथ इतने बड़े पैमाने पर इंफ्रास्ट्रक्चर गोवा में तैयार हुआ है। गोवा का जो मेन हाईवे है उस हाईवे का जो परिवर्तन बीजेपी की सरकार ने किया है, फिर आइकॉनिक जुआरी का ब्रिज हो या फिर अटल सेतु ब्रिज हो या फिर मोपा इंटरनेशनल एयरपोर्ट हो, जिसको जानबूझकर इतने सालों तक दबाकर रखा गया, वो मोपा इंटरनेशनल एयरपोर्ट और इलेक्ट्रॉनिक सिटी इसकी भी शुरुआत। और मोपा इंटरनेशनल एयरपोर्ट में तो अगस्त अगले इस साल के अगस्त तक उसका फर्स्ट फेज कंप्लीट करने का काम ये वहां पर होने वाला है। इतना ही नहीं, रोड डेवलपमेंट के लिए गोवा गवर्नमेंट को पुरानी केंद्र सरकार की ओर से 2009 से 2014 तक मात्र 120 करोड़ रुपया मिला था। 5 साल में 120 करोड़ रुपया और 14 से 19 ये 5 सालों में मिला 4000 करोड़ रुपया। मतलब आप समझ सकते हैं कि 120 करोड़ और 4000 करोड़ रुपया। और उसके साथ साथ अलग अलग अगर हम गोवा को केंद्र सरकार की ओर से दिए गए पैसे का हिसाब लगाए तो मुझे ऐसा लगता है कि गोवा के इतिहास में पिछले 5 सालों में, मतलब हम 25 सालों का भी हिसाब लगाए तो पिछले 5 सालों में केंद्र सरकार ने गोवा को बहुत बड़े पैमाने पर निधि दिया है। तो एक बदला हुआ गोवा लोगों ने अपनी नजरों से देखा है, इंफ्रास्ट्रक्चर देखा है, एक साफ सुथरी छवि वाले चीफ मिनिस्टर को देखा है और लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को एक अच्छे सुलझे हुए ढंग में गोवा की जनता ने देखा है। हमको पूरा विश्वास है कि फिर से एक बार पूर्ण बहुमत वाली सरकार गोवा में भारतीय जनता पार्टी को मिलेगी। आज हम लोग गोवा की लिस्ट जारी कर रहे हैं, हमारे राष्ट्रीय महामंत्री अरुण सिंह जी इस लिस्ट को जारी करेंगे। आज 40 में से 34 कॉन्स्टिट्यूएंसीज की लिस्ट हम लोग जारी कर रहे हैं। माननीय अरुण सिंह जी। मित्रों, भारतीय जनता पार्टी की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक माननीय प्रधानमंत्री जी की गरिमामय उपस्थिति में संपन्न हुई। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जेपी नड्डा जी ने बैठक की अध्यक्षता की और सभी चुनाव समिति के सदस्य उसमें भाग लिए। केंद्रीय चुनाव समिति ने जिन नामों की अपनी स्वीकृति दी है, मुहर लगाई है, उन नामों की मैं घोषणा कर रहा हूं। जनप्रिय, लोकप्रिय और ईमानदार गोवा के मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत जी वह सांकली से विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे। सांकली से चुनाव लड़ेंगे। बहुत ही लोकप्रिय मुख्यमंत्री हैं। मांड्रे असेंबली नंबर 1 है, वहां से श्री दयानंद रघुनाथ सोपटे जी चुनाव लड़ेंगे। पेडने
कंसंसी नंबर 2, वहां से श्री प्रवीण आर्लेकर, उनको केंद्रीय चुनाव समिति ने स्वीकृति दी है, वह वहां से चुनाव लड़ेंगे। तिबिम, यहां से श्री नीलकांत हलनकर यहां से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी होंगे। मापुसा, वहां से श्री जोशुआ पीटर डिसूजा भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी होंगे। शियोलिम, यह विधानसभा है, यहां से श्री दयानंद मांद्रेकर को भारतीय जनता पार्टी ने अपना प्रत्याशी बनाया है। सालीगांव, यह असेंबली कंसंसी है, यहां से श्री जयेश सालगावरकर यह चुनाव लड़ेंगे। परवरी से श्री रोहन खाउटे जी बहुत ही लोकप्रिय नेता है, यह वहां से चुनाव लड़ेंगे। अल्दोना, यहां से श्री ग्लेन टिकलो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी होंगे। पणजी से श्री अटांसियो मोन्सेरात भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी होंगे। तालीगांव से श्रीमती जेनिफर मोन्सेरात, यह भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय चुनाव समिति ने इनके नाम की स्वीकृति दी है, चुनाव लड़ेंगे। 7 आंध्रे, यहां से जो चुनाव लड़ेंगे वह फ्रांसिस्को और सिल्विरा, यह भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी होंगे। महीम से श्री प्रेमेंद्र विष्णु सेठ, यह चुनाव भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी होंगे। माननीय मुख्यमंत्री का मैंने नाम बता ही दिया जहां से चुनाव लड़ेंगे। परेम से श्रीमती दिव्या विश्वजीत राणे भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी होंगे। बालपोई से श्री विश्वजीत प्रताप सिंह राणे यह चुनाव लड़ेंगे। पिरोल से श्री गोविंद गावड़े भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी होंगे। पोंडा, यहां से श्री रवि सीताराम नायक जो पहले मुख्यमंत्री थे, वह पोंडा से श्री रवि सीताराम नायक भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी होंगे। सिरोडा से श्री सुभाष शिरोडकर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी होंगे। मडकई से केंद्रीय चुनाव समिति ने सुदेश भिंगी के नाम की स्वीकृति दिया, वह चुनाव लड़ेंगी। मुरगांव से श्री मिलिंद नायक, बास्को डी गामा, हाँ, यहां से श्री कृष्णा सालकर चुनाव लड़ेंगे। दावली, हाँ, यहां से माविन गुदिनो जी दावोली से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी होंगे। नुवे से श्री दत्ता विष्णु बोरकर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी होंगे। फारतोडा से श्री दामोदर नायक जी भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी होंगे। और मडगांव से श्री मनोहर अजगावकर जो अभी डिप्टी सीएम हैं, वह वहां से चुनाव लड़ेंगे। उसी प्रकार से बेनोलिम से दामोदर बादे बंदोरकर, यह भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी होंगे। नावेलिम से श्री उल्लास तुनेकर
यह भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी होंगे। और कनकोलिम से यहां से श्री क्लाफासियो डायस बहुत पॉपुलर व्यक्ति हैं, यहां से चुनाव लड़ेंगे। पत्रकार आपके लोगों के लिए बड़ी प्रसन्नता की विषय है, बहुत प्रसिद्ध जर्नलिस्ट पत्रकार है वो वेलिम से, वह जो हमारे सावियो रोडिग्स आप सब जानते ही होंगे, वह पत्रकार है, जर्नलिस्ट है, वहां से वह चुनाव लड़ेंगे। केपे से श्री चंद्रकांत कावेलकर जी, जो अभी सरकार में डिप्टी सीएम है, पॉपुलर नेता है, वह वहां से भारतीय जनता पार्टी की केंद्रीय चुनाव समिति ने कहा कि वहां से चुनाव लड़ेंगे। कुरचड़े से नीलेश काब्राल, यह भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी होंगे। सावर्ट से गणेश गांवकर, ही विल बी द बीजेपी कैंडिडेट। सांगे से श्री सुभाष पाल देसाई, भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी। कानकोन से श्री रमेश तावटकर, यह होंगे भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी जिनको केंद्रीय चुनाव समिति ने नाम स्वीकृति दी। ये 34 नाम है। अभी मैं आपके लिए यह बताना चाहूंगा कि सबसे बड़ी बात है कि विश्व की सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी, जो दलित है, आदिवासी हैं, पिछड़े हैं, इनको हितों के लिए सदैव माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी काम करते हैं। और यह वर्ग माननीय प्रधानमंत्री जी को अपने मसीहा के रूप में देखता है। और गोवा से भी अगर देखेंगे तो 3 जनरल सीटें हैं। 3 जनरल सीटें पे भारतीय जनता पार्टी की केंद्रीय चुनाव समिति में 3 एसटी नाम की स्वीकृति दी है। जनरल सीटों पर 3 एसटी लड़ेंगे, यह भारतीय जनता पार्टी ने गोवा में स्वीकृति दी है। इसी के साथ साथ एसटी शेड्यूल ट्राइब। इसी के साथ साथ यह भी बताना चाहूंगा कि एक जनरल सीट पे भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय चुनाव समिति ने एससी वर्ग के प्रत्याशी को अपना स्वीकृति दिया, वह चुनाव लड़ेंगे। तो 2 एससी भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी होंगे। एक जनरल पे एससी भारतीय जनता पार्टी ने दिया है। अब एसटी पे 3 जो मैंने बताया, वह तीनों के तीनों प्रत्याशी एसटी के हैं और तीनों जनरल सीट पे लड़ रहे हैं। इसी से आप समझिए कि भारतीय जनता पार्टी सदैव जो दलित है, पिछड़े हैं, कुचले हैं, वंचित है, उनका माननीय प्रधानमंत्री सदैव उनका ध्यान रखते हैं और उनको सर्वोपरि उनके लिए हित के लिए काम करते हैं। उसी प्रकार से ओबीसी के 11 प्रत्याशी होंगे। 11 प्रत्याशी। लोग तो आज कल ओबीसी के हितों की बात करते हैं, लेकिन किसी ने किया नहीं है। माननीय प्रधानमंत्री जी है जो ओबीसी के हितों के लिए उन्होंने काम किया। ओबीसी आयोग बनाने से लेकर के 27 ओबीसी मंत्री भी देने का काम किया। 9 माइनॉरिटी क्रिश्चियंस को भारतीय जनता पार्टी केंद्रीय चुनाव समिति ने नाम की स्वीकृति दिया और 9 जनरल है। इसी के साथ साथ एक पत्रकार है, जैसे मैंने आपको बताया, 1 जर्नलिस्ट इज ऑल्सो देयर। और उसी के साथ साथ यहां पे जो अभी 6 प्रत्याशियों को के जगह नए प्रत्याशी देने का काम किया है। यह मैं आपके समक्ष रख रहा था। इतना मुझे पूरा विश्वास है कि जैसा देवेंद्र भाई साहब ने बताया कि गोवा में स्थिरता के लिए, विकास के लिए और लगातार विकास के लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार काम कर रही है। और पार्टियां केवल भारतीय जनता पार्टी के हराओ, किस प्रकार से हराए, वह रणनीति लेके काम कर रही है। गोवा की जनता ने मन बना लिया है कि इस बार प्रचंड बहुमत के साथ गोवा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है, स्पष्ट दिख रहा है। एक करके पायल मेहता एक करके बेटे जो है उत्पन्न परिकर उनको
देखिए, पंजिम में जो सिटिंग एमएलए है उन्हीं को टिकट दिया गया है। उत्पल पर्रिकर या पर्रिकर जी का परिवार, ये हमारा परिवार है, ये हमारे सारे करीबी लोग हैं। हमने उत्पल पर्रिकर को 2 और ऑप्शन दिए थे कि जहां से वो लड़ सकते हैं। उसमें से एक तो उन्होंने पहले ही मना कर दिया था, दूसरे के बारे में भी उनसे चर्चा चल रही है और हम सबको लगता है कि उन्होंने मानना चाहिए। और वैसे भी भारतीय जनता पार्टी में जो पर्रिकर परिवार है उस परिवार को हमेशा सम्मान ही दिया है। 9 नहीं, वहां कोई सहयोगी दल नहीं है। बीजेपी पूरी 40 सीटें स्वयं लड़ने वाली है। देखिए, कभी कभी ऑक्यूपेशनल हैजार्ड हम जिसको कहते हैं, ऐसा पॉलिटिक्स में भी हमको देखने को मिलता है। तो बाबूश मोन्सेरात और उनकी पत्नी दोनों चुनकर आए थे और दोनों बीजेपी में आए। और उनकी पत्नी यानी जेनिफर मोन्सेरात जो है, उनकी अपनी एक अलग पहचान भी है और वे अभी बीजेपी की सरकार में मंत्री भी है। और जहां तक विश्वजीत राणे का सवाल है, वो भी बीजेपी में कांग्रेस से आए, उन्होंने इस्तीफा दिया, वो बीजेपी से चुनकर आए। और जो प्रिय सीट थी वो प्रताप सिंह राणे जी की सीट थी। प्रताप सिंह राणे जी 50 साल तक लगातार उस सीट से चुनकर आए कांग्रेस के टिकट पर, कांग्रेस वहां कभी नहीं हारी। इस बार हमने प्रताप सिंह राणे जी को यह निवेदन किया कि कांग्रेस लगातार नीचे जा रही है, यह पार्टी देश का भला नहीं कर सकती और इसलिए आपकी सीट जो है वो बीजेपी को दे दीजिए और भारतीय जनता पार्टी से आप लड़िए या भारतीय जनता पार्टी को आप मदद कीजिए। तो उस समय उन्होंने कहा, हमारी बात को उन्होंने माना, लेकिन उन्होंने कहा मेरा एज भी ज्यादा है तो मैं नहीं लड़ूंगा और दिव्या राणे वहां पर लड़ेगी। तो इसलिए जो सिटिंग सीट है, उस सिटिंग सीट पर अगर कोई पहले निर्णय हुआ है तो ऐसे निर्णय भारतीय जनता पार्टी कैरी फॉरवर्ड करती है, नए निर्णय नहीं करती। नहीं, कांग्रेस लड़ेगी वो सीट, कांग्रेस क्यों नहीं लड़ेगी, पक्का लड़ेगी, लेकिन उनको हराएंगे हम। शायद कांग्रेस ने उम्मीदवार भी डिक्लेयर किया है। ठीक है, एक बार दिखा दीजिए, लिस्ट दिखा दीजिए, एक बार पकड़ कोई भी लिस्ट। उसका टाइम क्या करना? बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।